3 2 1 सदन के नियमों को साझा करना प्रस्तावित विषय के पूर्णतः पक्ष में मानने वाला सदन किसका है? सदन वामपंथियों का। वामपंथी इस विषय के संदर्भ में जब बातचीत करेंगे तो किन बातों को हम समझते हैं वो समझ लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ऑर्डरलेस सोसाइटी की, तो अभी सोसाइटी के अंदर कैसा ऑर्डर है पहले इस बात को समझ लेना आवश्यक होगा। समाज के अंदर कैसी व्यवस्था है इस बात को समझेंगे। हम ये जो समाज में व्यवस्था बनी हुई है इस बात की हमेशा ये बात जान पाते हैं कि कैसे जो व्यवस्था है ऐतिहासिक रूप से विनिर्मित हुई है। ऐतिहासिक रूप से विनिर्मित कैसे हुई है कि इस व्यवस्था ने कुछ टूल्स और मैकेनिज्म्स का प्रयोग किया, कुछ माध्यमों का, कुछ संसाधनों का, कुछ साधनों का प्रयोग किया ताकि वो समाज के लोग उनको गवर्न कर सके, उनको अनुशासित कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, उनके ऊपर राज कर सके। अब ये जो टूल्स एंड मैकेनिज्म्स हैं इन्होंने दो काम किए। पहला पावर इंपोजिशन करने का काम किया, पावर को इंपोज करने का काम किया, और दूसरा जो पावर इंपोज की जा रही है उसको लेजिटिमाइज करने का काम किया, समाज में ये स्थापित करने का काम किया कि कैसे पावर सही है। अब ये जो पावर इंपोज की जा रही है ऐतिहासिक रूप से जब हम आगे बढ़ते चलते हैं प्रोग्रेशन में देखते हैं कि जो पावर की पहले एक क्रूड पावर हुआ करती थी, लेकिन ये कोई क्रूड पावर नहीं बची है। पावर है लेकिन उसको डाइल्यूट ऐसा कर दिया गया, उसके माध्यम ऐसे बदल दिए गए कि वो सॉफ्ट पावर लगती है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बात नॉर्मलाइज हो चुकी है कि पावर हमारे ऊपर ऐसे काम नहीं कर रही है, परंतु हम समझते हैं कि पावर आज भी काम कर रही है, उसके माध्यम बदल गए, इसलिए लोगों को इस बात का रियलाइजेशन नहीं है। अब विनिर्मित जो हुई है ये विनिर्मित कैसे हुई, मतलब ऐतिहासिक रूप से समाज कैसे पावर बना पाया इस बात को समझते हैं। पावर ही बना पाया सामाजिक ऑर्डर के कारण। सामाजिक ऑर्डर किसने बनाया? सामाजिक ऑर्डर बनाया संसाधन संपन्न वर्गों ने, जिनके पास पूंजी थी, जिनके पास संसाधन थे, जिनके पास सत्ता थी। सत्ता कैसी? इंटेलेक्चुअल सत्ता। सत्ता कैसी? संसाधन सत्ता। सत्ता कैसी? लैंड की प्रॉपर्टी इत्यादि। अब हम समझते हैं कि कैसे ये जो सोसाइटल ऑर्डर बना कि बना सोशल मोड्स ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन से, मतलब ये कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के माध्यम से, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के माध्यम कैसे? लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक इत्यादि, इन सभी के माध्यम से बना। और इसने बार-बार इस चीज को समाज में इंपोज करने की कोशिश की कि सामाजिक ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कि सोशल मोड्स किस तरह से परिलक्षित समाज में हुए, धर्म के आधार पर परिलक्षित हुए, नैतिकता के आधार पर परिलक्षित हुए, रीति रिवाजों के आधार पर परिलक्षित हुए, और इन्होंने इस बात को समाज में इंटरप्रेट कर दिया और नॉर्मलाइज कर दिया कि मासेस को जीवन जीने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका कैसा होगा, इस बात को समझा दिया। अब हम जब वामपंथी होने के उद्देश्य की बात करते हैं तो हमारे दो उद्देश्य सदन में प्राथमिक रूप से देखने के मिलेंगे। पहला तो ये कि हम एक जो है कभी भी ये जो जितने भी नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइडियाज हुआ है, सत्ता का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सत्ता के माध्यमों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इसको डिनॉर्मलाइज करने की अपने आप बात कर रहे हैं। जितना भी ऑपरेशन हमारे साथ हो रहा है, शोषण हो रहा है, इस बात को डिनॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप डिनॉर्मलाइज नहीं करेंगे तब तक आप इस बात को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इन बातों का नॉर्मलाइजेशन आ चुका है। और दूसरी बात, हम इस बात को समझेंगे कि कैसे हमारे लिए जो एक जितना भी समस्या वर्गीय ये व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था को तोड़कर हमें नई व्यवस्था का निर्माण करना है, जो नई व्यवस्था अपने आप में इंक्लूसिव होगी, जो नई व्यवस्था अपने आप में समान होगी। और जब आज हम इस यहाँ पर व्यवस्था रहित समाज के निर्माण की परिकल्पना का समर्थन कर रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमारी जो व्यवस्था रहित समाज है ये अपने आप में ट्रांजिटरी मॉडल है और ट्रांजिटरी फेज है, जो हमारे शोषण सहित समाज के साथ थे या शोषण सहित व्यवस्था से इस इंक्लूसिव व्यवस्था की ओर लेकर जा रहे हैं। यानी ये कि जब तक हम इस व्यवस्था रहित समाज को ट्रांजिटरी फेज में कल्पित नहीं करेंगे, परिकल्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारा वो इंक्लूसिव और इक्वल वाली व्यवस्था कभी भी आ ही नहीं सकती है, इसलिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। अब हमारा प्रतिपक्ष कभी भी यह नहीं कह सकता है कि जो व्यवस्था रहित समाज होना चाहिए हमेशा लॉ सिस्टम नहीं होना चाहिए। नहीं, लॉ सिस्टम की गलती नहीं किया, हमारे ट्रांजिटरी फेज के अंदर है और हम उससे आगे बढ़ पा रहे हैं, मतलब समान रूप से आगे व्यवस्था की तरफ बढ़ पाए तो भी हमारे लिए व्यवस्था रहित समाज एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, मेरा प्रतिपक्ष ये नहीं कह सकता है कि जो डिसऑर्डर सोसाइटी आ जाएगी, मतलब ये जो 0.001% केस करते हैं मान लो कि कैसे ये कह देंगे कि व्यवस्था रहित समाज का मतलब तो डिसऑर्डर सोसाइटी होगा, तो भी वामपंथी होते हुए बस इस बात समझेंगे कि हमारे कभी भी डिसऑर्डर जो सोसाइटी होगी, व्यवस्था रहित समाज जो होगा वो कभी भी शोषणकारी समाज से बेहतर ही होगा, शोषणकारी व्यवस्था से तो हमेशा बेहतर ही होगा। अब हम समझते हैं तर्क के माध्यम से कि हम इसका इस परिकल्पना का समर्थन करें। पहली बात ये कि जब वामपंथियों को समझते हैं कि कैसे इसमें आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है या कोई भी मूवमेंट जब हम खड़ा करते हैं उसका नया स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो समाज में हो कैसे पाता है, उसके लिए सबसे जरूरी है मास को मोबिलाइज करना। जब तक आप मास को मोबिलाइज नहीं करेंगे तब तक आप कोई नया मूवमेंट नहीं बना सकते। मास को मोबिलाइज करने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मासेस का ऑलरेडी कोई वैल्यू सिस्टम बन चुका है, एक कोई ट्रस्ट बन चुका है जो अपने आप में व्यवस्था चलती आ रही है उसके ऊपर। जब तक आपको अगर मासेस को मोबिलाइज करना है तो मासेस को ये लगता है कि जो भी हो रहा है नेचुरली हो रहा है, लेकिन असल वास्तविकता ये हम जानते हैं कि सामाजिक जो ढांचा है उसने आपकी नैतिकता बनाई है, सामाजिक ढांचे ने आपका ट्रस्ट सिस्टम बनाया, सामाजिक ढांचे ने आपका वैल्यू सिस्टम बनाया। जब तक आप मासेस के दिमाग में इस बात को नहीं डालेंगे कि आपका कैसे शोषण हो रहा है और उसके लिए ट्रस्ट डेफिसिट होना आपके दिमाग में जरूरी है, तो ट्रस्ट डेफिसिट में क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक हम ट्रस्ट डेफिसिट भी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी नया मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता है। और इस ट्रस्ट डेफिसिट को क्रिएट करने के लिए हमें इस पुराने व्यवस्था वाले समाज से आगे बढ़ना होगा, नए व्यवस्था के समाज की तरफ जाना होगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का ढांचा होगा यही हमारे लिए व्यवस्था रहित समाज होगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट जब तक नहीं बन पाएगा तब तक आप नया मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। ये ट्रस्ट डेफिसिट
बनाने के लिए हमारे लिए व्यवस्था समाज जो है वो समर्थन हम उसका कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम नए प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 3-4 स्तर होंगे। पहला कि मासेस के अंदर बिल होनी चाहिए, मासेस के अंदर यदि बिल आ गई तो मासेस के पास मूवमेंट खड़ा करने के लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर जब खड़ा करेंगे तब हम टूल्स और मैकेनिज्म्स बना पाएंगे जो अपने आप में कैसे पुराने समाज से डिफरेंट है। पुराने समाज से डिफरेंट, ये पूरा समाज में बनाना है, नया नई व्यवस्था बनानी है, तो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब यदि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो इसके अंदर होगा या दो संभावनाएं हो सकती है। पहला तो ये कि हम ये कोशिश करें कि जब तक हमारे पास वो मींस ना आ जाए, जब तक हमारे पास टूल्स ना आ जाए, जब तक हमारे पास मैकेनिज्म्स ना आ जाए, तब तक हम नए समाज बनाने की, नई व्यवस्था करने की कल्पना ही ना करें। पहली संभावना तो है। उस संभावना में होगा क्या कि हम कभी भी मोबिलाइज नहीं करेंगे, कभी भी उसका बिल का इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी संभावना यहाँ पर होगी, दूसरी जो हमारे बेहतर स्थिति है वो बेहतर स्थिति ये होगी कि जो व्यवस्था बनी आ रही है हम उसको चैलेंज करना शुरू करें, उसको चैलेंज करके खत्म करें, और फिर उसके बाद हमारा वो टाइम बीच में हम ले पाए, व्यवस्था का ऐसे समाज बना पाए जहां से भी नई व्यवस्था की ओर बढ़ पाए। तो टाइम और जो रिसोर्सेज है हमारे पास केवल उसी स्थिति में आ सकते हैं जब हम उस व्यवस्था के समाज को जाए। यदि हम ये सोचते रहेंगे कि कैसे जब तक वर्तमान व्यवस्था के सारे हमारे पास काउंटर्स नहीं आ जाते तब आप एक कर दो। ठीक है, मैं इसके साथ प्रोवाइड करना चाहूंगा कि हम वेट ही करते रह जाएंगे यदि हम टूल्स ऑफ गवर्नेंस पहले टूल्स ऑफ मैकेनिज्म पहले बदल पाते हैं। असल फटल पर 1 मिनट का सामान्य समय। करीब आपको मेरा नंबर दिए गए थे तो महोदय डिबेट का भाग पहले क्लियर कर दिया था। डिबेट का भाग में ये दिखाई नहीं कि क्या जो जितनी प्रकार की संरचना एग्जिस्ट कर रही है समाज के अंदर अगर सबको डिफेंड करना है। डिबेट का भाग ये था अगर दो समाज में परिकल्पना एग्जिस्ट कर रही है, समाज के अंदर ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है और एक समाज के अंदर ऑर्डर मतलब ऑर्डरलेसनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उन दोनों समाज की परिकल्पना के अंदर कौन बेटर संरचना होगा और उसका समर्थन करेंगे, ये डिबेट का भाग था। आगे बढ़ते वामपंथी का समर्थन करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा जो वामपंथी होते हैं उनका भी एम क्या होता है, उनका भी एम होता है कि हम क्या करेंगे। ये जो प्रशासन में दिक्कत है इस संरचना को हटा के ऑर्डरवाइज संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंदर एक सोसाइटी होगी, उसके अंदर का होगा, सब लोग कलेक्टिवली किसी को बनाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब आप ऑर्डर को हटा के ऑर्डर का निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कभी बता के जाते हैं कि आपके ऑर्डर क्या है, ऑर्डर की परिभाषा एक तरफ निकल के आती नहीं है। हम बात करें ऑर्डर की परिभाषा क्या है। ऑर्डर का मतलब परिभाषा ये है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिससे लोग बिलीव कर रहे हैं और उस रूल्स और नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म है। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा कि जो आप ड्यूटी बताते हैं किस प्रकार वामपंथी करने बैठ के आपको समझना पड़ेगा हमें चेंज लाना है समाज में। आप जब क्रांति की बात करते हैं आप बात है कि हमारे लिए जो ऑर्डर लेसन है एक ट्रांजिटिव स्टेट है। ट्रांजिटिव स्टेट के अंदर भी आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिटिव स्टेट के अंदर भी जो क्रांति होती है, क्रांति के अंदर भी एक व्यक्ति को क्रांति को लीड करता है, जो मूवमेंट को लीड करता है। क्रांति के जो गोल होते हैं वो क्रांति गोल सेट हो जाते हैं कि इस गोल पर आगे बढ़ना है, हमें एक ऑर्डर लेसन, हमें एक स्टेटलेस स्ट्रैटेजी का निर्माण करना है, उसको ऑर्डर किस प्रकार करेंगे। क्रांति के अंदर जब आप इसको ऑर्डरलेसेस बोल रहे हैं वो कभी ऑर्डरलेसेस था ही नहीं। क्रांति की गोल फिक्स थे, क्रांति का दिशा तय थी और क्रांति को लीड कर रहा है वो भी तय था। आगे बढ़ते हैं आप फिर बात करते हैं कि हम समाज में कितना मोबिलाइज करेंगे लोगों को। मोबिलाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को देख जा रहे हैं जब मास क्या गया अपने आइडिया को लिखते तो क्या करते हैं, पहले सिस्टम को क्रिटिक करते हैं, ऑर्डर वाले सिस्टम को क्रिटिक करके बोलते हैं कि इससे बेटर पॉसिबल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर ऑर्डर का एक मेकैनिज्म इस प्रकार का होगा कि कोई किसी का दमन नहीं कर रहा है, कि जो वर्ग आगे बैठ ऊपर बैठ चुका है वो आपका दमन नहीं कर रहा है। वो क्या बोलते हैं हम जो आपकी जो वैल्यूज होती है, आपकी क्वांटिटी वैल्यूज होते हैं, आप लोगों को बस एक्सो की तरफ बांट दिया गया है और उनकी जो क्वांटिटी वैल्यूज होते हैं आर्ट होते हैं लिटरेचर होते हैं उसका वैल्यू निकल के आते ही है, मशीन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं समाज निर्माण करेंगे, समाज के अंदर जो व्यक्ति एग्जिस्ट करेगा उसको अधिकार मिलेगा, वो अपने फ्री टाइम में चीजों का निर्माण कर सकता है और इस प्रकार का होगा कि आपको किसी प्रकार की दमित होने का अवधारणा नहीं मिलेगी। मतलब मार्क्स आगे करते क्या है, आपको एक यूटोपियन आइडिया का निर्माण करते हैं, उसको आपको एक दिशा दिखाते हैं समाज को, उसके लिए लोगों को उस दिशा दिखा के कंपेयर करके कि तुम अभी जिस समाज में रह रहे हो और जिस समाज में आगे बढ़ना है वो किस प्रकार बेटर है, इस आधार पर हम रह सकते हैं। ताकि आपका ये बोल दिया था कि हमें बस ऑर्डरलेसेस का निर्माण करना है। जब आप बोलते हैं कि मुझे ऑर्डरलेसेस का निर्माण करना है, लोगों के पास वो ऑब्जेक्टिव नहीं बचता है कि अपनी संस्था को तोड़ने का। वो क्यों बोलेंगे कि संस्था को तोड़ देना है, मुझे इसके चक्कर से निकलना है, तो आप उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे। जब तक ये नहीं दिखाएंगे इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी समाज में एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरी बात मार्क्सिस्ट लिटरेचर के अंदर भी दर्शन एग्जिस्ट करता है, सामाजिक परिकल्पना में ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करता है। वहां पर ट्रांजैक्शन के लिए समाज को बढ़ने रहने के लिए भी कुछ चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर ट्रांजैक्शन का पैटर्न एग्जिस्ट करनी चाहिए। दो व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, तो उसका दमन करके उसके ट्रांजैक्शन छीन डाले, उसको वैलिडेट करने के लिए पैटर्न होना चाहिए। अगर मैंने आपको कुछ दिया, आपको मुझे करेंसी दी, उसको वैलिडेट करने के लिए पैटर्न एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या वो पैटर्न मार्क्सिस्ट यूटोपिया एग्जिस्ट कर रहा है, शेड्यूल स्ट्रैटेजी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्या? फिर बात करते हैं कि उसमें राइट का रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर एक ऑर्डरलेस स्ट्रैटेजी के अंदर ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप बोल के जाने कि हमारे जो गोल है उसके बिंदु ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप किस प्रकार इंश्योर करेंगे, आप जो उसको ऑर्डर से बोल के चले जा रहे हैं कि कोई और व्यक्ति जो दूसरा वर्ग है वो किस
माहौल को कंट्रोल नहीं कर लेगा, आपको दमन नहीं कर देगा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम किस प्रकार हम आइडिया से कंट्रोल करें, किस प्रकार हम एक रेवोल्यूशन को लीड करें। रेवोल्यूशन को लीड करने का मतलब ये निकल के आता है कि आप एक रेवोल्यूशन का निर्माण करें, आप एक लीडर एग्जिस्ट करना है और लीडर ने ऐसी संरचना का निर्माण कर दिया है कि आप हिटर स्ट्राइक की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर आप बात करते हैं कि समाज का प्रोग्रेशन किस प्रकार होगा। आपको मार्क्सिज्म और वीडियो आप किस प्रकार समाज में आपने प्रोग्रेशन दिखाया, एक समाज एक इस तरह का प्रदर्शन है, फिर आपने समाज का निर्माण किया और वर्ग का डिवीजन हुआ। सुपर स्ट्रक्चर में जो कंट्रोल था, आप सुपर जो सब स्ट्रक्चर का जो कंट्रोल था, जो मोडल प्रोग्रेशन का कंट्रोल था, आपने सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करके, धर्म का निर्माण करके, बाकी चीजों का निर्माण करके उसका कंट्रोल ले लिया। हम क्या प्रपोज कर रहे हैं, उन जो सुपर स्ट्रक्चर किस तरह समाज होगा उसको हटा दो, उसके जो ऑर्डर इस तरह जो बुर्जुआ द्वारा बनाया गया था उस ऑर्डर को हटा के जो हमारा मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उसको रिप्लेस करो। मतलब मार्क्सियन आइडिया के अंदर जो आप किसी भी बात करते क्या आइडिया निकल के आता है, आपको एक ऑर्डर ऑफ सिस्टम को रिप्लेस करके दूसरे ऑर्डर ऑफ सिस्टम को लेके आना है। ये निकल के आता है कि आप उस सिस्टम को पूर्णतः तोड़ के चले जाओगे, उसको एक ऑर्डर एसिस को बना देंगे। दूसरी बात, ऑर्डर एसिस के अंदर कुछ रूल एग्जिस्ट करता नहीं है, लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं। जब ऑर्डर एसिस के अंदर कुछ रूल एग्जिस्ट करता नहीं है तो मार्क्सियन रूल पे एग्जिस्ट करता नहीं है, तो मार्क्स को अपने मोबाइल कर दिया, मार्क्स की दिशा में बस बढ़ेगी, मार्क्स बस एनार्की ना बन जाए। उस एनार्की को इंश्योर करने के लिए भी उस ऑर्डर एसिस को आप ऑर्डर एसिस बोल के जानते हैं। पहले तो ऑर्डर एसिस है नहीं, पहले क्रांति की अवधारणा है, क्रांति की फेज है, इसके अंदर एक ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है और आपके किस प्रकार ऑर्डर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो उसके अंदर किस प्रकार आप इंश्योर करेंगे जो लोग निकले हैं वो बुर्जुआ के द्वारा इंप्लीमेंट ना हो जाए, क्या वो लोग अपने और एक एनार्की स्ट्रक्चर का निर्माण ना करते और जो यूरोपियन आइडिया पे एग्जिस्ट कर रहा है मार्क्स का वो किस प्रकार इंप्लीमेंट होगा वो आप पता भी जाते नहीं है। आप डिबेट में आते हैं कि आप बोल रहे थे कि सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सुपर स्ट्रक्चर जो आइडियाज पहले आपको जो डिवॉर्स के आप बोले कि मार्क्स का पता दिया गया कि ऑर्डर बेटर होता है, तो मार्क्स इसमें क्या करते हैं, मार्क्स बोल रहे थे कि इस ऑर्डर से बेटर ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है जो अभी रह नहीं पा रहे। वो बोल रहे हैं कि जो पोलिटिक क्लास का दमन और सदा हो रहा है कि तुम्हारे जो वर्क का जो वैल्यू मिलना चाहिए वो वैल्यू मिल नहीं पा रहा है और मेरे समाज के अंदर तुम्हारे जो वर्क की क्वालिटी और वैल्यू मिलेगी, तुम जो वर्क कर रहे हो उसमें क्या हो गया कि अब एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपने काम से रिलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब तो समझ नहीं पा रहा है कि काम की वैल्यू क्या है। कंपनी में काम करता है और एक बड़े मशीन के पार्ट में बस कनेक्ट करना सा काम बन गया, मतलब काम की वैल्यू एग्जिस्ट कर नहीं पा रही है। तो वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो काम की वैल्यू है उसको हम अपने समाज के अंदर देखेंगे, हर एक व्यक्ति के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि तुम किस प्रकार का भी काम कर रहे हो तो हमारे काम की जो वैल्यू है वो डिलीवर करेंगे। ये जो आइडिया है कि हमारे काम की वैल्यू को डिलीवर करेंगे क्या दिखाती है, जो हमारे समाज के अंदर एक बेटर ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है इस समाज से कंपेयर, मतलब अगर मास किसी को मोबिलाइज कर भी रहे हैं समाज के अंदर आधार बोल रहे हैं एक बेटर ऑर्डर की संरचना को दिखा के कर रहे हैं। सदन पटल सर को प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य हेतु आमंत्रित है। सदन की रेडियो में साझा करने के विषय के पुरजोर पक्ष में अध्यक्ष मंडली में आपका ध्यान तीन मुख्य बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण में विचार क्लियर करें। सबसे पहली बात, मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं के लिए ऑर्डरलेस सोसाइटी, ऑर्डरलेस स्टेट, एनार्किस्ट स्टेट, इन तीनों चीजों के भीतर कोई अंतर नहीं है। इनके लिए किसी प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग होना अपने आप में ऑर्डरलेसनेस का एक क्रिटिकल है, ऑर्डरलेसनेस के खिलाफ होता है। जब हम एक ऑर्डरलेस समाज की बात करते हैं तो बात करते हैं कि समाज में जितने प्रकार के प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं समाज तय हो रहा है, उनकी कहीं ना कहीं वो समाज से बाहर जा रहे हैं। दूसरी चीज इसको स्थापित करना बहुत जरूरी है। हमारा पक्ष कभी इस तरह से प्रूव नहीं कर रहा कि ऑर्डरलेस समाज क्रिएट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डरलेसनेस सोसाइटी अगर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल कर आती है मूवमेंट की तो क्या हम उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, इसी पर बहस है। हम कभी भी हमारा बर्डन प्रूफ बर्डन एक्स्ट्रा बर्डन हम पे डालने के हम में ये स्थापित करें कि हम एक ऑर्डरलेस सोसाइटी क्रिएट करेंगे और इस ऑर्डरलेस सोसाइटी का समर्थन करेंगे, हमारा कोई बर्डन है ही नहीं। तीसरी चीज, ये जो प्रतिपक्ष वक्ता है वो मूवमेंट की जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है उनकी पेचीदगी को नहीं समझ पा रहे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पा रहे कि किस प्रकार से हम क्यों बार-बार मूवमेंट फेल होते हैं, क्यों बार-बार हम नए स्ट्रक्चर्स ला पाने में असमर्थ रहते हैं, क्यों बार-बार हम स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर पाने में असमर्थ रहते हैं। अब मैं आपको इन तमाम चीजों की दृष्टि से बताऊं कि किस प्रकार की चीजें होंगी। सबसे पहली बात मैं पहले तक शुरू करता हूं, ये कहते हैं कि किस प्रकार से डिबेट कंपैरेटिव है, ऑर्डर्ड और ऑर्डरलेस में क्या बेहतर है। ये डिबेट कंपैरेटिव है, ये डिबेट हमेशा वामपंथी एक ऑर्डर्ड सोसाइटी को बेटर मान लेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। एक ऑर्डर्ड सोसाइटी जहां पर इंक्लूसिव होगी जो इक्वल होगी, पर यहां बहस इस बात है कि यदि इस ऑर्डर्ड सोसाइटी को बनाने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और उस प्रक्रिया में हम जो पुराने स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करते हैं तो जो वो डिसमेंटल्ड एक फेज होगा, डिसमेंटल्ड जो पीरियड होगा जब समाज में कोई भी ऑर्डर नहीं बचेगा और जब हम नए ऑर्डर की प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, नए ऑर्डर बनाने की ओर प्रवृत्त रहेंगे तो क्या वो ऑर्डरलेस सोसाइटी और ऑर्डरलेस समाज का समर्थन करते हैं नहीं करते, जिसमें बहस है। दूसरी चीज हमने कहा कि वामपंथी नई संरचना का निर्माण करेंगे। ठीक है, अध्यक्ष मंडली हमने अपनी बहस में समझाया कि किस प्रकार से समाज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट हैं।
स्ट्रक्चर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? स्ट्रक्चर्स के एग्जिस्टेंस के लिए कल्चरल रिप्रोडक्शन होता है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होता है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की प्रक्रिया ये कहती है कि बार-बार जो संस्कृति, धर्म, रिचुअल्स, इन तमाम चीजों को बार-बार समाज में फॉलो किया जाए और बार-बार फॉलो करके लोग इनको इंटरनलाइज कर लेते हैं, यानी कि आत्मसात कर लेते हैं। जब लोग इनको आत्मसात कर लेते हैं तो इनके माध्यम से जितना भी ऑपरेशन होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, समाज में उसका सामान्यीकरण हो जाता है। अब जब लोगों के मन में इसके प्रति हम अविश्वास को जगाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि लोग इन तमाम चीजों के विघटन के लिए काम करेंगे, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनका विघटन होगा, जब समाज में इनके प्रति इनके भीतर लोगों का अविश्वास पैदा होगा, ये विघटित होगी, इनका डिसमेंटलिंग होगा, तो समाज में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। और ये जो डिसऑर्डर क्रिएट होगा, ये डिसऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक हम डिसमेंटल नहीं करेंगे इस स्ट्रक्चर को और प्री एक्जिस्टिंग जितनी भी प्रॉब्लमेटिक है ऑपरेट स्ट्रक्चर ये डिसमेंटल नहीं होंगे और समाज में कोई स्ट्रक्चर नहीं करेगा, तब तक हम नए स्ट्रक्चर्स का प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय ने ये भी समझना होगा कि कैसे जब ये कह रहे हैं बात में कि हमारे लिए ये एक बात कह रहे हैं कि किस प्रकार से नया स्ट्रक्चर लाएंगे और ये डिसऑर्डरलेस सोसाइटी कभी हो नहीं सकती। हमें समझना होगा कि जो पुराना स्ट्रक्चर चला रहा है उसमें सत्ता किसके हाथ में? जो डोमिनेंट वर्ग है। संसाधन किसके हाथ में? जो डोमिनेंट वर्ग है। समाज की मटेरियलिटी इस हिसाब से कि समाज में जो भौतिक वास्तविकता है सबकी अलग अलग है, यानी जो एक दमित वर्ग का व्यक्ति, शोषित वर्ग का व्यक्ति, उसके पास इतना सामाजिक पूंजी नहीं है, उसके पास इतना इंटेलेक्चुअल कैपिटल ही नहीं कि किस प्रकार से वो नए स्ट्रक्चर्स को आउटराइटली क्रिएट कर दे। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि तमाम संसाधनों का संसाधनों का पुनर्वितरण कीजिए। सबसे पहले जरूरी होता है कि मटेरियल रियलिटीज को चेंज कीजिए। अब इन मटेरियल रियलिटीज को कैसे चेंज करेंगे? जब ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा दूसरे फेज में, तो अपने आप में डिबेटिंग एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसे स्मूथ फंक्शनिंग होगी? जो लोग पहले पावर में अपनी पावर को क्यों छोड़ेंगे? उनके पास इतने सारे जो मॉडल टेबल मैकेनिज्म है, जो वायु मैकेनिज्म है, जितने भी टूल्स एंड मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब उनके पास जितने भी औजार एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी। तो इस ट्रांजिशन फेज इतना स्मूथ नहीं हो पाएगा। ट्रांजिशन फेज में रफनेस की जरूरत है। तो आप जब तक इसको डिसमेंटल नहीं करेंगे, तमाम संसाधनों को वितरित नहीं करेंगे, तब तक आप नया फेज नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो मटेरियल रियलिटीज को चेंज करने के लिए भी हमारे लिए ऑर्डर सोसाइटी जरूरी हो जाती है, जहां पर पुराने ऑर्डर में जो रिसोर्सेज इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको डिसमेंटल करके तोड़ेंगे और फिर उसके बाद आप पावर को रिक्लेम करेंगे, रिसोर्सेज को पुनर्वितरित करेंगे और फिर आप नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। समस्या यही है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ट्रांजिशनरी फेज में एक व्यक्ति होगा जो लीड करेगा मूवमेंट को। अध्यक्ष मंडली, कोई भी मूवमेंट प्लान तरीके से होगी, अगर तो उस प्लान तरीके से मूवमेंट का होने का मतलब ये है कि समाज अपने आप में ऑर्डर आ रहा है, यानी कि अगर समाज के जितने भी घटक थे, मजहब का, रिचुअल्स थे, उनको लोग नहीं मान रहे, उनको लोग डिसओबे करना शुरू कर देंगे, तो इसी को हम सोशल डिसऑर्डर कहते हैं, सोशल ऑर्डर सोसाइटी कहते हैं। उसके बावजूद यदि लोग मूवमेंट करें, मोबिलाइजेशन करें, तो उसको ऑर्डर आ जाना नहीं कहते, वो अपने आप में प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। कि कोई भी मूवमेंट एक प्लान तरीके से होती है कि हम जब गुरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, अलग-अलग माध्यम एग्जिस्ट करते हैं, तो मूवमेंट के माध्यम अपने आप में ऑर्डर नहीं हो जाते। ऑर्डर से साधारण सा अभिप्राय कि लोगों का अविश्वास इन तमाम प्री एक्जिस्टिंग चीजों में होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिस्टम को हम क्रिटिक करेंगे, मार्क्स का आइडिया था यूटोपिया आइडिया। हमने ये कैसे शब्द में समझाया कि कैसे जो सिस्टम है उसने अपनी लोगों की विल को कंस्ट्रक्ट किया है, चॉइसेस को कंस्ट्रक्ट किया है। कैसे कंस्ट्रक्ट किया है? कैपिटल पूंजीवादी प्री स्ट्रक्चर्ड चॉइसेस का आपके सामने एक पैमाना खोल दिया है। प्री स्ट्रक्चर्ड चॉइसेस यानी कि जितनी भी चीजें आप चुन रहे हैं वो पहले से स्ट्रक्चर कर दी गई है, अब इनको आप इन लिमिटेड चॉइसेस में चुन लीजिए। और कैसे ये तमाम चॉइसेस को लिमिट करके हमारे चॉइसेस पे चुनने को लिमिट भी कर रहा है, प्री स्ट्रक्चर भी कर रहा है और कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर रहा है। अब लोगों का इसमें जब तक अविश्वास पैदा नहीं होगा, जब तक लोगों के भीतर से दिल पैदा नहीं होगी कि ये जो फ्री विल का या फ्री चॉइसेस का आइडिया है इसको खत्म कर दे जड़ से, तब तक चीजें नहीं आगे चल पाएंगी। और जब आप इसको जड़ से खत्म कीजिएगा, तब अपने आप में समाज में डिसऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डरलेसनेस आ जाएगी। और हम उस ऑर्डरलेसनेस का समर्थन कर रहे हैं कि आप इस फ्री चॉइस, इस फ्री विल के कंफर्ट से बाहर निकलिए, इस कंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए और इस ऑर्डरलेसनेस में आइए और उसके बाद आप ऑर्डर बनाते रहिए। तीसरी चीज ये कहते हैं कि यूटोपिया का एक्जिस्टेंस रहेगा। हमने कभी डिनाई नहीं किया, यूटोपिया का एक्जिस्टेंस मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि लोग आगे बढ़ते रहेंगे, पर अपने आप में हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामाजिक रियलिटीज अपने आप में यूटोपिया को रातों रात नहीं आ रही होगी। यूटोपिया से आने में टाइम लगता है। टाइम किस चीज का लगता है कि लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को उन तमाम चीजों से, उन तमाम कंफर्टेबल प्लेसेस, जैसे हम देखते हैं कि धर्म की संस्था लोगों को एक इमोशनल कैथारसिस देती है, लोगों को भावनात्मक रूप से शांत करती है। अभी भावनात्मक कैथारसिस कहीं ना कहीं लोगों को रियल ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने से रोक रहा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए जरूरी हो जाता है कि इस यूटोपिया के जरिए भी हम पुराने स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करके नए स्ट्रक्चर्स एक ऑर्डरलेसनेस में आए। सदन पटल पर उपनेता विपक्ष वक्तव्य हेतु आमंत्रित हैं। तो सदन की गरिमा को मैं नंबर पर सवाल पूछते हैं विपक्ष में। मेरे को ये समझना है विपक्ष की चीज का भी तो काउंटर करके देख लें कि वैक्यूम में जो आपका जो एलोकेशन हो किस प्रकार से उसका मैकेनिज्म क्या होगा। हमने बताया कि वहां पर सबके पास छूट होगी, वो जो पहले से
अब दिक्कत थी वहाँ पर, अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट में दिक्कत ये थी कि तलाक अपने आप में प्रॉब्लमेटिक थी, तो उसको चेंज किया तो आपने पूरा का पूरा मैरिज इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर दिया 2 दिन के लिए, या फिर आपने पूरा का पूरा सोसाइटी नहीं खत्म कर दिया है 2 दिन के लिए। वहाँ पर आप एक चीज को जब चेंज कर रहे हैं तो उसका भी एक मैकेनिज्म है, उसमें भी एक स्टेट है जो वहाँ पर उस चीज को चेंज करने के लिए उसको कंट्रोल कर रहा है कि हाँ जो चेंज हो रहा है, इंश्योर हो रहा है कि जो आपको चाहिए था वही मिलेगा आपको, यानी कि उसके लिए आपको मैकेनिज्म के लिए ऑर्डर चाहिए होगा जो इस चीज का इंश्योर करेगा कि हमें जिस गोल तक पहुंचना था उस गोल तक हम पहुंच गए हैं। और दूसरी चीज ये कि उस स्पेस से अलग जितने स्पेस थे आप उसमें मानना नहीं खत्म कर देते हैं, यानी कि अगर आपको शादी के इंस्टीट्यूशन में चेंज लेकर आना था तो आपने पूरा का पूरा स्टेट के इंस्टीट्यूशन में मानना नहीं खत्म कर दिया उसको 1-2 दिन के लिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि मूवमेंट ऐसे मतलब जो कह रहे हैं वो ये कि मूवमेंट जो है वो एनआरकी या फिर इस ऑर्डरलेसनेस के साथ ही आती है, ऐसा नहीं है। ऑर्डरलेसनेस का मतलब ये है कि आप कल्चर में कहीं ना कहीं उस चीज को हटा देते होंगे, ठीक है। दूसरी चीज एक और चीज कहना चाहते हैं कि किस तरीके से कल्चर जो है वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। अब ये देखिए कि अगर कल्चर की बात करें, मैं किसी को एक एजम्पशन लेकर चल रही थी कि पूरा जो कल्चर है अपने आप में वही बुरा है। अब वर्ल्ड पेंटिंग अपने आप में किस तरीके से कोई बुरी वैल्यू तो नहीं समाज में दे रही है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डरलेसनेस आएगा तो आप हर तरीके की वहाँ पर पेंटिंग या फिर हर तरीके की आर्ट फॉर्म को कहीं ना कहीं नकार दे रहे होंगे। जब आप वो नकार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके जो ऐसे आर्टिस्ट थे जो चीज को प्रोवोकेट नहीं कर रहे थे उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं वैलिडेशन नहीं दे रहे हैं, उनको उसको लिमिट कर दे रहे हैं। तो इस वजह से हम इस चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं एक वामपंथी होते हुए, क्योंकि हमारी जरूरी है कि एक व्यक्ति जो है अपने आप एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए एक और चीज जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि माध्यम जो है अपने आप में ऑर्डर नहीं होते। अब ये देखिए माध्यम का मतलब क्या है, जब हम ये कहते हैं कि क्रांति के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप थोड़ी क्रांति कर सकते हैं या फिर आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसमें भी आप बताएंगे कि क्रांति का ये तरीका होगा कि आपको वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करना है तो आपको कहीं पर बैठना है। हमने ऑर्डर की परिभाषा दी, उनका ऑर्डर की परिभाषा नहीं हमने बताया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि आप किसी एक नॉर्म किसी एक सेट ऑफ वैल्यूज में मान रहे हैं सब लोग आकर, तो जब एक नॉर्म और वैल्यू को मान रहे हैं, तो जब आप माध्यम बताएं, जैसे उदाहरण के लिए आप ये कह रहे हैं कि खूनी क्रांति करेंगे, तो उस केस में आप वो नॉर्म को मान रहे हैं कि हाँ हम सब खूनी क्रांति करेंगे, उसका एक तरीका होगा कि हम आपको वायलेंस करेंगे, तो उस वायलेंस में मान कर उसके लिए आगे बढ़ने के अपने आप एक ऑर्डर को दर्शा रहा है। तो यानी कि बता रहे हैं कि माध्यम अपने आप ऑर्डर नहीं है, माध्यम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा ये भी अपने आप में उसी ऑर्डर से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उस केस में भी हमारे दर्शा पा रहे हैं कि मूवमेंट जो है वो ऑर्डर से हो गया है, ठीक है। तीसरी चीज को कहकर चाहते हैं कि हाँ बार बार कोई चीज कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन होता है समाज में उसमें टाइम लगता है। अब देखिए जब टाइम लग रहा है, यानी कि इतना तो कहना है आज के इसमें टाइम लग रहा है, जो ऑर्डरलेसनेस है वो लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि आप ही बार बार कह रहे हैं कि टाइम लगता है। तो उस लंबे समय तक जब ऑर्डरलेसनेस है, तो अब हम देखते हैं कि जब समाज का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले जो समाज बना वो एक बुरा समाज बना, तो अब जब ऑर्डरलेसनेस आएगा उसके बाद जो समाज बनेगा वो भी तो बुरा समाज अपने आप में बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अपने आप में जो फिजिकली पावरफुल लोग हैं, जो ऐसी शक्तियां रखते हैं कि जिनको डोमिनेट कर सकते हैं, वो दोबारा चाहेंगे कि मैं वो तमाम रिसोर्सेज को पा लूं, यानी कि मेरे पास दोबारा वो तमाम रिसोर्सेज का एक्सेस आ जाए, यानी कि दोबारा से अगर फैमिली स्ट्रक्चर बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा जिसमें अगर पुरुष फिजिकली पावरफुल है तो हो सकता है वो डोमिनेटिंग रोल निभाना चाहे। तो यानी कि आप जो कह रहे हैं कि आप पैट्रियार्की को तोड़ना चाह रहे हैं, तो दोबारा से जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। क्यों अलग बनेंगे उसका कोई रीजनिंग उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, ठीक है। अगले और बढ़ने को एक और चीज कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिनेशन की आवश्यकता होती है। अभी देखिए कि हम देखते हैं कि ट्रस्ट डेफिनेशन भी किस तरीके से एक नई वैल्यू को मानने से आता है। जैसे हम देखते हैं जब अम्बेडकर आते हैं समाज में, वो कास्टिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट लेकर आते हैं, तो वो कैसे लाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कायदे लेकर आते हैं। वो ये बताते हैं कि समाज को एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है, वहां पर वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे मैकेनिज्म में चेंज लेकर आते हैं, एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, हम देखते हैं कि तरीके से कमेटी बनाई जाती है, कमेटी में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिस्कस किया जाता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता है। यानी कि जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब किसी चीज का आपको एग्जीक्यूशन करना है तो उसका एक मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म में आपको एक ऑर्डर के साथ बढ़ेंगे। अगर ऑर्डर के साथ नहीं बढ़ेंगे तो आप उस नई जो व्यवस्था कर रहे हैं कि नई व्यवस्था में जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, उसका डिस्कशन और डिस्कोर्स पॉसिबल नहीं होगा एक व्यवस्था के बिना। और उसी के लिए हम कह रहे हैं कि ऑर्डर का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इस वजह से हम ऑर्डर सोसाइटी का ट्रांजिशन के लिए विरोध कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हाँ एक और चीज हम कहकर जा रहे हैं कि हाँ एक और चीज हमने बताई थी कि जब आप किसी चीज का अगर ट्रांजेक्शन करें, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आज उदाहरण के लिए प्रॉपर्टी, मनी, अगर ये तमाम रिसोर्सेज आप कह रहे हैं कि इनका अनइक्वल बंटवारा हुआ है, तो ये ट्रांसफर कैसे होगा, कि ट्रांसफर का वैलिडेशन कैसे होगा। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि आज का मार्केट में माना बंद कर रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो फिर वो दोबारा एलोकेशन कौन करेगा, कौन ये बताएगा कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है इतनी ये आपकी है, दूसरे की प्रॉपर्टी इतनी है। ये बताने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए होगा, और वो अथॉरिटी होने के लिए आप ऑर्डरलेसनेस वाली स्टेट में वो चीज नहीं लेकर आ सकते। तो अथॉरिटी वैलिडेशन देते रहे ट्रांजैक्शन को कि जो रिसोर्सेज का रीएलोकेशन हो रहा है वो वैलिडेटेड रीएलोकेशन है। उस ट्रांजिशन को वैलिडेशन देने के लिए भी जरूरी है कि वहां पर ऑर्डर बना रहे। इस वजह से ट्रांजिशन केस में भी ऑर्डर होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। हाँ तो अंत में बस इतना ही डिबेट कर रहे थे, डिबेट इस बात पर नहीं थी, पक्ष को बर्डन कर चल रहा था, वो ये लेकर चल रहा था कि हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं
फेमिनिज्म किस पर था? कैपिटलिज्म के साथ उदय आया था विकसितात्मक संसाधनों जो विकसितात्मक मांग किससे करती स्टेट से मांग की पूरी होगी क्या मांग की और पूरी होगी। अब यही पर समझते हैं थोड़ा सा। हम जब आप इसको आइसोलेशन में देखते हैं, मैं इसको ऐसे देखता हूं, मैं हिस्टोरिकली वामपंथ को इसको हिस्टोरिकली देखता हूं। कैपिटलिज्म से पहले फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था, सामंतवाद एग्जिस्ट करता था, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आया। पूंजीवाद और सामंतवाद के बीच कोई भी ऑर्डरलेस सोसाइटी नहीं आई, स्मूथ ट्रांजिशन हो। अब कैपिटलिज्म आने पर आपको प्रथम दृष्टया ऐसा तो लग सकता है कि कैपिटलिज्म आया, अगर सामंतवाद से पूंजीवाद में इसको ट्रांसलेट होके यानी कि दिखाता है कि व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में इसको ट्रांसलेट हो सकता है। अब वामपंथ होते हुए हमारे लिए स्मूथ ट्रांजिशन की समस्या पे इस पर आता है। क्यों व्यवस्था रहित समाज का समर्थन कर रहे हैं? इसलिए व्यवस्था रहित समाज का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना किसी डिसऑर्डरली स्टेट में चले जाते हैं, तो जो पुरानी वाली समस्यात्मक व्यवस्था थी उसके रेसिड्यूज दूसरी समस्या में बदल जाते हैं। फ्यूडलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट क्या फर्स्ट स्टेट में आपका अधिकार मिलेगा? जो आप ऑब्जेक्ट तो हुआ लेकिन अच्छा केवल अधिकार मिलने से आज महिलाओं की व्यवस्था सुधर गई क्या? नहीं सुधरी। इसका मतलब ये है कि व्यवस्था आप बनी हुई है उसमें महिलाओं का आत्म शोषण हो रहा है। उस शोषण के अंदर उसका कारण यही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। या उस पर्टिकुलर मूवमेंट का पूरा हुआ। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि वो जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट था भी उससे पूरे महिलाओं का काम नहीं हो गया। जब हम व्यवस्था रहित समाज की बात कर रहे हैं, व्यवस्था रहित समाज में आपने एक मूवमेंट का निर्माण किया, आपने गोल सेट किया, आपने उस मूवमेंट को प्राप्त कर लिया। ठीक है, उस स्थिति के अंदर अगर आप उसको ऐसे देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे वो मूवमेंट अपने आप में पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब इनिशियली वो मूवमेंट आया तो उसने बात की केवल व्हाइट वुमेन के राइट्स की, क्योंकि व्हाइट वुमेन के राइट्स यही उसका बोलना ही था। नहीं अधिकार तो सारी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार होना, लेकिन जो किसी सत्ता को पहले उसको बोले थे कि व्हाइट वुमेन बदल दी। जितनी मल्टीपल वेज निकल के आए, क्या उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया? नहीं कर पाए। इसका मतलब ये कि जब तक आप पूरे ऑर्डर बेस मतलब जो अभी ऑर्डर बना हुआ है उसको पूरा उठा कर नहीं फेंकेंगे, तब तक आप नया ऑर्डर फेंक दिया। हाँ। महिला प्रतिनिधि थी क्या? महिला प्रतिनिधि बिल्कुल। पुरुष पावर में थे। हाँ। आपने ऑर्डर उठा के फेंक दिया। हाँ। उस केस में महिला पुरुष आपको ऑर्डर नहीं करेगा। नहीं, जब मैंने उनको सत्ता ही उठा कर फेंक दिया तो किस आधार पर मुझे कभी करेगी? किसी का पावर कहती नहीं मेरे पास मास मोबिलाइजेशन शक्ति है, महिला या सड़क पर उतर जाए, महिला या विरोध कर दे। क्या इसमें पावर का आधार पर दबाव हो सकता है। या आपका अज्यूम क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आधार जब इसका आधार नहीं होता है तो वही देखिए, अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि महिला यदि मोबिलाइज हो जाए या फिर कभी वो चार नहीं कर सकती। ये तो आप बहुत समस्या है। समाज में पटियाला व्यक्ति मेजॉरिटी में है। क्या पटियाला व्यक्ति मेजॉरिटी में है। मतलब यदि आप पुरुष और महिला किसके आधार पर विभाजन करें तो बराबर है, क्योंकि मतलब तो महिला पटियाला नहीं होती है। वो मेजॉरिटी में पड़ा है। आप किस सत्ता का सवाल, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कर भी लेंगे तो वो आपको डोमिनेट करेंगे। अब क्या आपका इसके अंदर ये assumption है कि वित्त सत्ता ने केवल महिलाओं का दमन किया है? वित्त सत्ता ने समाज का अंशतः दमन किया है। यदि आप कॉन्शियसनेस लाना चाह रहे हैं तो उस कॉन्शियसनेस की बिल्डिंग के लिए आपको ऑर्डरलेस बनानी पड़ेगी, जहां पर आप सभी को ये विश्वास दिला पाए कि कैसे ये ऑर्डरलेसनेस हमारे लिए जरूरी है, तभी हम इस वित्त सत्ता की पूरी व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। और उसके लिए कभी भी ये नहीं होगा कि वो जो पूंजीपति है जो वित्त सत्ता है वापस आकर कैप्चर कर लेगा। मेरा पक्ष का जो विरोध है कि विपक्ष के लिए एक प्रश्नोत्तरी है तो आमंत्रित करें। मेरे पहले सवाल के साथ आपके साथी अवसर के जाते हैं मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन लाए। हाँ। उसमें उन्होंने दूसरी वैल्यू क्रिएट की। उन्होंने जब वैल्यूज उसमें चेंज करते हुए संविधान की रचना का निर्माण किया। संविधान में का निर्माण किया, ठीक है। समाज में भी जातिवाद एग्जिस्ट कर रहे हैं, समाज में जातिवाद एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप मानते हैं? हाँ, इसके बाद जाति शोषण हो रहा है। समाज जिस लेवल का पहला और उस लेवल का भी नहीं हो पाया। लेवल तो हम डिग्री कम है तो जाति शोषण हो रहा है। हाँ, हो रहा है। यानी कि अभी भी समाज में वो व्यवस्थाएं, वो चीजें, वो जातिवादी मानसिकता एग्जिस्ट कर रही है। वे तो बोल रहे हैं जब आप एक ऑर्डर जो हजारों साल चला आ रहा है जिसमें लोगों को दमित किया था उसको रिप्लेस करने के लिए आप ऑर्डर का निर्माण करते हैं और उस ऑर्डर के रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्डर नहीं करता है। मेरा सवाल ये है कि जब आपने एक स्मूथ ट्रांजिशन किया, आप कॉलोनियलिज्म से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर आए, संविधान पर आए, संविधान ने आपको समानता का अधिकार दिया, क्या सामाजिक मानसिकता परिवर्तित हुई इससे? हाँ, अभी हुई है। पहले अंडरस्टैंडिंग एक सामाजिक उपमाजी था, अब वो कम होना शुरू हो गया। आप जो अज्यूम करने की जो एक चीजें हजारों साल चली आ रही है एक दिन में खत्म हो जाएगी, नहीं करता है। यानी कि इस स्ट्रक्चर में भी कुछ चीजें एग्जिस्ट करें जो प्रश्रय देंगे जातिवाद को। उस स्ट्रक्चर में कुछ कमियां का एडजस्ट करना ये नहीं सकता कि खुद में खराब है। ये दिखाया कि वो इंप्लीमेंट करने में एक टाइम ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, वो लेगा होगा। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि जब आप सेम स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करते हैं, वही स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, तो वो प्रश्रय वाली जितनी पुरानी व्यवस्था में समस्याएं थी, वो समस्या आगे फॉलो हो सकती है? नहीं हो सकती। अभी तो नहीं, आप जो सत्या जो नहीं आप तो समझिए
अम्बेडकर का जो संविधानवाद था वो खुद में कास्टिज्म से निकल के नहीं आ रहा था, उससे एकदम कॉन्ट्री आइडिया था और कास्टिज्म उस मैकेनिज्म की भेड़ एग्जिस्ट कर रहा है। अम्बेडकर रिफॉर्म की बात करते थे, Revolution की बात करते थे। की बात करते थे, जातीय एनालिसिस की बात करते थे, कास्ट रिफॉर्म की बात सवाल करते थे। बता। कास्ट खुद में पूरी थी, उसको बताने की बात कर रहे थे, पर वो ये नहीं बोलते समाज को फाड़ अच्छा, ठीक है। यही तो प्रश्न है कि जब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पूरा मोरालिटी का आइडिया दिया, ये जो क्या हमने व्यवस्था दी, तो क्या वो व्यवस्था इस व्यवस्था को काउंटर करने के लिए दी जा रही थी कि जो जातिगत व्यवस्था को खत्म कर दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए? कास्ट खुद में पूरी थी, जब पूरी की है व्यवस्था में पूरी की है, कास्ट में पूरी की है व्यवस्था में। जब वो अम्बेडकर ये कार्य कर भी रहे थे, कास्टिज्म को हटा के एक संरचना का निर्माण करे, उसमें किसी बीच में ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट नहीं करा। पहली बात ये जो डिबेट में इसी कारण बात समस्या है। ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर से रिप्लेस कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्योंकि ऑर्डर से नहीं आया, ऑर्डर से नहीं रही, जो एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर पे चले गए, तो जो पुराने ऑर्डर की समस्या है वो दूसरे ऑर्डर में फॉलो ही जाती है और अभी भी यानी जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाया। ब्राह्मणवाद देखिए ऑब्जेक्टिव ये था कि हजारों साल दमन हो रहा था, वो दमन की प्रक्रिया खत्म हो जाए, उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। वो यानी कि दमन को डिपेंडेंट करने के लिए जरूरी है कि पुराने ऑर्डर को समाप्त किया जाए। अरे जब इस मोमेंट संविधान का निर्माण हुआ तो कास्ट को खत्म कर ही दिया आपने ना, आपको नहीं होना सारे चाहिए। बात राष्ट्रपति नहीं है। अरे देखिए समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल लेवल पे इसका इंडिपेंडेंस और सोशल लेवल पे इसका इंडिपेंडेंस अलग चीज होती है। अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कास्ट का एग्जिस्ट कर रहा है, पर क्या संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है? ठीक है, मेरा कोई सवाल नहीं। मेरे विपक्ष में जो लोग हैं, विपक्ष के शेष वक्त आप प्रश्नों के लिए आमंत्रित करें। मैं शुरू करूं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य के अभाव में एक ब्राह्मण दलित का दमन और ज्यादा कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ब्राह्मण क्या कॉन्स्टिट्यूशन की असली बात दमन बढ़ाया या कम मुझे उत्तर किया? चाहिए। संविधान क्या करता है, वो एक ब्राह्मण को भी राइट्स इंश्योर करे कि तुम्हारे भी राइट्स इक्वालिटी इंश्योर करो। क्या ब्राह्मणों को ये राइट दे रहा है कि आप दमन कर सकते हैं? 10 सेकंड। हम जब ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था आपको समाज से खत्म करनी है, तो जाति व्यवस्था क्योंकि चीजों से गवर्न होगी, धर्म से गवर्न होगी, रिचुअल से गवर्न होगी, मोरालिटी सवाल ये इन है। चीजों को डिसमेंटल करना है, जाति व्यवस्था। हमारा सवाल ये है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट के अभाव में एक ब्राह्मण इजीली वहां पर दमन कर सकता है? नहीं, मेजॉरिटी भी तो करे। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो पुरानी जातिवाद की व्यवस्था क्या तक इसके अंदर भी जब तक जातिवाद की व्यवस्था डिसमेंटल नहीं होगी, कंप्लीटली खत्म नहीं होगी। सवाल वही है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट के अभाव में एक ब्राह्मण इजीली दमन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? वही मैं बता रहा हूँ, जब हम मूवमेंट करेंगे अध्यक्ष मंडली, हम जाति मूवमेंट करेंगे, उत्थान करेंगे, संविधान जिस प्रकार से राइट्स गारंटी करे, रिसोर्स कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे, और जो क्या क्या वो उत्थान एक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा, होगा ऑर्डर के साथ होगा? दिशा निर्देश और व्यवस्था में अंतर होगा। क्या दिशा निर्देश को किसी को दिशा निर्देश मिले तो व्यवस्था नहीं होगी। दिशा निर्देश को मानना अपने आप में कॉमन एग्रीमेंट दिखा है? फिर क्या लिखा है? व्यवस्था- कॉमन एग्रीमेंट नहीं है? जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था बनने और टूटने में एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होता है। एक दिन के अंदर सवाल ये सुनिए, कुछ भी कर देंगे। सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या अगर सारे दलित ये मान रहे हैं कि कास्ट को हटाना है, ये इस कॉमन वैल्यू में मानना और एक चीज की तरफ स्ट्राइक करना, ये किस तरीके से स्ट्राइक करेंगे, क्या इसमें मानना यही ऑर्डर होता है? नहीं, फिर क्या होता है? हमें समझना होगा हमारा एक कॉमन गोल है। कॉमन गोल से अगर हम किसी चीज की स्ट्राइक कर रहे हैं तो व्यवस्था नहीं कर जाती। कैसे स्ट्राइक करेंगे? कैसे स्ट्राइक करेंगे? कैसे स्ट्राइक करेंगे? प्लानिंग प्लॉटिंग होगा, एक तरीका होगा, तरीका अपने आप में व्यवस्था नहीं होता, जैसे व्यवस्था वो होगा जो रिजर्वेशन, क्या रिजर्वेशन में आपकी व्यवस्था का उदाहरण है? एक व्यवस्था का मतलब क्या है? मोड्स ऑफ पावर, मोड्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने अपनी परिभाषा में कहा। आपके पास क्या रिजर्वेशन व्यवस्था है? क्या रिजर्वेशन एक व्यवस्था है? रिजर्वेशन एक तरीके से स्टेट की व्यवस्था तो है ना? हाँ, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म है। ये भी एक गोल की तरह, ये भी एक मीडियम की तरह माना जाता ठीक है, है। मतलब ये इस असम्पशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं इनको ये डिनाई करूं कि नए स्ट्रक्चर्स होनी नहीं चाहिए, एक ऑर्डर सोसाइटी होनी नहीं चाहिए, हमारा बर्डन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि मैकेनिज्म के बीच में जो आप कह रहे हैं कि तरीका जो है वो ऑर्डर नहीं होता, तो ये पूछ रहे हैं क्या रिजर्वेशन एक ऑर्डर है? तो तो वो तरीका स्थापित होगा करने का। रिजर्वेशन एक ऑर्डर है, इसी थोड़ी स्थापित हो रहा है कि ऑर्डर लेसनेस का हम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि रिजर्वेशन अगर एक तरीका की है, रिजर्वेशन ऑर्डर आने से पहले जो भी वैल्यूज है, डिफाइन लोग के अंदर प्रत्याशी की वैल्यूज है, मैक्सिमम डिफाइन है, दलितों के अंदर भी डिफाइन है। मैं बोल रहा हूं तो वैल्यूज है, प्रत्याशी की काफी की लोगों के अंदर डिफाइन है। क्या ऑर्डर से आने के बाद वो लोग खत्म कर सकते हैं? ठीक है, इसमें करेंगे ना। उनका अंतिम सवाल है कि ऑर्डर लेसनेस आने के बाद हम खत्म कर जाएंगे। ऑर्डर लेसनेस का अभिप्राय नहीं है कि जो वैल्यूज इंटरनलाइज है उसके प्रति आप अविश्वास पैदा कीजिए, उन वैल्यूज को विघटित कीजिए। यानी यदि मेरी भीतर वैल्यूज धर्म से परिचालित हो गई है, परिचालित हो गई, उन
तमाम धार्मिक और नैतिक वैल्यूज को मैं डिफेंड करूंगा, तभी तो मैं अविश्वास पैदा करूंगा, तभी तो ऑर्डर ऑर्डर रहेगा। अगर ये विश्वास बना रहेगा तो ऑर्डर बना रहेगा। शीर्ष वक्ता आमंत्रित। मेरे पहले विषय के नाम पूरे शुरू कीजिएगा। हाँ, आपको किसी व्यक्ति को जब आप बैठे मुझे बात के ऑपरेशन से समस्या है या फिर इस बात से समस्या है कि कुछ अधिकार नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, कोई जो ऐसा ऑपरेशन है गाड़ी में कोई भी समस्या है तो समस्या तो यानी कि हमें ऑपरेशन को समाप्त करना होगा कंप्लीटली। ऑपरेशन को समाप्त करेंगे जब मूवमेंट चलाते हैं तो वहां पर एक मैकेनिज्म होता है कि हम जिस गोल को पा रहे हैं कि शॉट ले जाए कि वही गोल मिल रहा है, उससे एक अथॉरिटी एक मूवमेंट या ऑर्डर की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूं कि यदि आप ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर जैसे क्या आप उदारवादी पूंजी बात के समर्थन में हैं? उदारवादी पूंजीवाद क्या होता है? लिबरल कैपिटलिज्म। ट्रांजिशन मुझे भी पता है। उदारवादी पूंजीवाद का मतलब वो पूंजीवाद जो आपको ये कह रहा है कि आपके पास चॉइस है, फ्री मार्केट है, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप काम कीजिए, आपको उठाना चाहिए। नहीं, हम उसका समर्थन करें जिसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसमें हमें इसी स्टेट जो है एक हम कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। वही तो कह रही है कि मैकेनिज्म चाहिए होता है, जो ऐसा रहेगा कि ट्रांजिशन जो हो रहा है। यानी आपके कल्याणकारी राज्य का समर्थन करेंगे। अगर कल्याणकारी राज्य में आपको ऑपरेशन करो तो भी समर्थन करेंगे। कल्याणकारी राज्य अगर कल्याणकारी होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब वर्तमान में भारतीय समाज कल्याणकारी राज्य में नहीं बन पाया वो। नहीं बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। कभी कोई भी समाज कल्याणकारी राज्य में है ब्रिटेन में बेनेवलेंट कह सकते हैं बेनेवलेंट मोनार्की कौन सा था? बेनेवलेंट मोनार्की, उदारवादी मोनार्की। मोनार्की कहाँ से कल्याणकारी राज्य हो गया? नहीं हो गया। मोनार्की कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता क्योंकि मोनार्की में आप जो है वो ये ऐसा नहीं करें कि लोगों का बिल वहाँ पर एक्नॉलेज किया जा रहा है, इसलिए हम नहीं मानते उसको कल्याणकारी राज्य। मुझे बताइए कि यदि किसी को ये कहा जा रहा है कि उसके पास अधिकार है, उसके पास मेरिट, पर वो एक इक्वल पेडिस्टल पर नहीं है, तो क्या आपके लिए वो वांछनीय है या अवांछनीय? तो फिर वहाँ पर एक अथॉरिटी होगी जो एक मैकेनिज्म होगा जो इंश्योर करेगा कि इक्वल पेडिस्टल पर कैसे लाया जाए और ऑर्डर से हटा देने से वहाँ पर दोबारा वैसा ही अथॉरिटी और मैकेनिज्म बना सकती है। अथॉरिटी और मैकेनिज्म क्या पावर डोमिनेटिंग ग्रुप से हाथ में है? उसको चेंज किया जा सकता है। चेंज किया जा सकता है। हाँ। चेंज करने जैसे रिजर्वेशन के मामले में हम चाह रहे हैं रिजर्वेशन के थ्रू क्या समाज के तमाम आदिवासियों को उत्थान हो गया? धीरे-धीरे हो रहा है। धीरे हो रहा है। हाँ। यानी कि जितने भी रिजर्वेशन है, कास्ट एससीज के रिजर्वेशन, एससीज के रिजर्वेशन, उन रिजर्वेशन के थ्रू आप कास्ट जाति उत्थान करते हैं। हाँ, बेशक करना चाह रहे हैं। समाज से जाति मानसिकता परिवर्तन होती है उससे। जाति उन्मूलन हो रहा है। जातिवाद पूंजी, जाति उन्मूलन से वो किस तरीके से हो रहा है? जब वहाँ पर जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में अगर रिजर्वेशन मिल रहा है एससी को, तो वहाँ पर जाएंगे वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे फिर वहाँ पर जब धीरे-धीरे वहाँ पर की संख्या तो बढ़ेगी मतलब कि जो जातिवाद है वो धीरे-धीरे खत्म हो नहीं, जाएगा। जातिवाद नहीं पूछ रहा हूँ कि जातिवाद का खत्म होना क्या आपके लिए केवल ये है कि कुछ अभिजात उसी जाति के भीतर जो अभिजात जाति उनका उत्थान होता है? क्या? कुछ अभिजात जाति को उत्थान आपके जातिवाद का खत्म होना है? सबका होगा उसके लिए वहाँ पर अब जब आप ये कह रहे हैं व्यवस्था का निर्माण हो रहा है तो पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है वो तो स्टेट के इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं रह सकता ना, रिप्रेजेंटेटिव ही होगा और उसी रिप्रेजेंटेटिव का होना अपने आप में ऑर्डर को दिखा जा रहा है। मेरा ये सवाल है, अंतिम प्रश्न मेरा, आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि इस ऑर्डर के बाद ये ऑर्डर आना चाहिए, इस ऑर्डर के बाद ये ऑर्डर आना चाहिए, क्या इस ऑर्डर का जो ये अनुक्रमिक विकास है इसमें पुराने ऑर्डर के रेसिड्यूज होने की संभावना ज्यादा है? आपके प्रश्न को उत्तर होगा। अभी तक आप डिबेट में एक भी ऑर्डरलेस क्रांति नहीं कर पाए। हम जितने भी क्रांति दिखा रहे हैं हमें बता रहे हैं फैमिलिज्म अगर आया तो वहाँ पर किस तरीके से आपके स्टेट से कंट्रोल आएगी। हम ये बता रहे हैं किस तरीके से अगर आप एक मैकेनिज्म चुन रहे हैं उसका कोई भी रास्ता अगर कोई क्रांति करनी है उसमें भी एक ऑर्डर होगा। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो भी आपको मेथड है, मेथड अपने आप में ऑर्डर के साथ चलता है, तब उस मेथड को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। इसमें ये ऑर्डर है, दूसरे मेथड में ये ऑर्डर है, इसलिए वहाँ पर क्रांति के अलग-अलग रास्ते को रास्ता अलग ही रास्ता करता है। क्या निर्णायक मंडली में क्या आवश्यकता है? हमने बताया किस तरीके जो आपका ट्रांजिशन स्टेटमेंट जो आप क्या ऑर्डर इससे चाहिए उसमें जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसमें क्यों नहीं वहां पर दोबारा पूरी व्यवस्था बन जाएगी। इसका कोई भी आर्गुमेंट का काउंटर नहीं कर चाहिए था। दूसरी जिम्मेदारी का ऑर्डर की परिभाषा थी तो अपराधी की अगर आप किसी एक नॉर्म पे मान रहे हैं उसको ऑर्डर आ जा रहा है। वो ऑर्डर का हायरार्की में समझ अंतर नहीं समझ पाए। हमने बताया था कि ऑर्डर हायरार्की के साथ भी हो सकता है, ऑर्डर हायरार्की के बिना भी हो सकता है। हमने बताया कि इसमें आप पहले में मान रहे हैं तो वहां पर उसको ऑर्डर कहा जा रहा है। हमने बताया किस तरीके से अलग-अलग हम बार-बार जिस उदाहरण पर भी कर रहे थे, हमने मार्क्स का उदाहरण दिया, अमेरिका का उदाहरण दिया, उनकी तरफ से एक भी उदाहरण नहीं आया अभी तक कि कौन सी ऑर्डरलेस क्रांति हुई है।
करेगा तो ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो रहा है, उसके लिए भी आपको एक अथॉरिटी ऑर्डर चाहिए होगा, उसका कोई काउंटर की तरफ से नहीं आता कि वो रिसोर्स दूसरी वाले को हो गया है, उसको कौन वैलिडेट करेगा कि हाँ अब ये रिसोर्स आपका है, क्योंकि हमको बताया था कि ऑर्डरलेसनेस में वहां पर अगर कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वैलिडेशन देने के लिए नहीं मौजूद होगी। तीसरी चीज एक और चीज मान कर जा रहे हैं कि जब वो ये कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज्यादा समय लगता है वहां पर ट्रांसफर के लिए, तो ये भी मान रहे थे कि ऑर्डरलेस एक व्यवस्था है तो उनको बहुत लंबे समय तक के लिए चाहिए जो ट्रांसफर दे सके। पक्ष चलिए ये तो फंडामेंटल का आमंत्रित है। सदन की रिपोर्ट में आती है अध्यक्ष मंडली 5 आधारों पर निर्वाचन जीत में पहला आधार क्योंकि हिसाब से ऑर्डरलेसनेस का मतलब केओस भी होता है, प्लानिंग ब्लॉकिंग होता है, ट्रांजिटरी फेज ये कही जाती है ट्रांजिटरी फेज कभी हो ही नहीं सकता और किस प्रकार से प्रॉब्लम होगी अगर ट्रांजिटरी फेज होगा तो प्रॉब्लम कैसे होगी। दूसरी चीज ट्रांजिटरी फेज यानी ये अपने आप में परिकल्पना की बात है, पर ये अपनी बहस प्रैग्मैटिक्स चाहते कि हम ये प्रूव करें प्रैग्मैटिकली कहां डिसऑर्डर है, यहाँ परिकल्पना